क्या नोएडा में अब नोएडा अथॉरिटी को भंग करके मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनेगी? क्या नोएडा अथॉरिटी नोएडा के सिविक इश्यूज को सही ढंग से हैंडल नहीं कर पा रही है? दरअसल ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि देश की सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि नोएडा अथॉरिटी को रिप्लेस करके पीपुल्स सेंट्रिक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाने पर विचार किया जाना चाहिए। ये सुझाव नोएडा के बेटर गवर्नेंस को ध्यान में रखकर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मैं हूं रवि सिन्हा। नोएडा से जुड़ी ये खबर बहुत अहम है। यहां के रहने वालों के मूलभूत सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी है। नोएडा अथॉरिटी को लेकर आए दिन शिकायतें होती रहती हैं, कभी सिविक फेलियर्स को लेकर तो कभी प्रशासनिक लापरवाही को लेकर और अक्सर नोएडा अथॉरिटी में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर। यहां के आम नागरिकों की यह भी शिकायत रहती है कि जब बिल्डर उन्हें परेशान करते हैं तो अथॉरिटी वाले उनके सुनते ही नहीं हैं। वजह नामालूम, लेकिन अक्सर ही शिकायतकर्ता घर खरीदारों को यह कहकर लौटा दिया जाता है कि हम बिल्डर के मामलों में नहीं पड़ सकते हैं, आप कोर्ट में जाओ। और अब सुप्रीम कोर्ट का उत्तर प्रदेश सरकार को यह सुझाव कि नोएडा अथॉरिटी को रिप्लेस करके, मतलब कि भंग ही करके, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह डायरेक्शन उस रिपोर्ट के बाद दिया है जिसमें कि सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जैसे मुद्दों को हाईलाइट किया गया था। यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने तैयार की है, जिसमें काफी क्रिटिकल रिमार्क्स हैं अहम मुद्दों पे, जैसे कि नोएडा अथॉरिटी की फंक्शनिंग, कुछ चुनिंदा अधिकारियों के हाथों में पूरी डिसीजन मेकिंग पावर्स, लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी में बिल्डरों को किया जाने वाला फेवर्स और पारदर्शिता की कमी को पॉइंट आउट किया गया है। ये एसआईटी, जिसे कि आईपीएस अधिकारी एसबी शिराडकर लीड कर रहे थे, इसने अनियमितताओं के तहत यह भी पाया है कि 20 ऐसे केसेज हैं जहां लैंड ओनर्स को कंपेंसेशन से ज्यादा की रकम दी गई है और इसलिए यह सिफारिश की गई है कि नोएडा अथॉरिटी के इन अफसरों और उनके रिश्तेदारों के संपत्तियों की भी जांच हो। इस एसआईटी ने अपनी जांच में यह भी पाया कि पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस की निहायत ही कमी है, प्रोजेक्ट क्लियरेंस और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में पारदर्शिता नहीं है और सबसे बड़ी बात यह कि ग्रीवांस रिड्रेसल का कोई प्रोसेस ही नहीं है। एसआईटी के इन रिकमेंडेशंस को स्वीकार करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची ने की एक बेंच ने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को यह निर्देश दिया कि वो प्रपोजल बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार के सामने पेश करें कि कैसे नोएडा अथॉरिटी को एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में बदला जा सकता है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जब तक एक फाइनल डिसीजन नहीं लिया जाता है तब तक के लिए नोएडा में एक आईपीएस अधिकारी के रैंक के चीफ विजिलेंस ऑफिसर या एक सीएजी ऑफिसर को ऑन डेपुटेशन यहां की फॉरेंसिक ऑडिट की जिम्मेदारी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने यह भी आदेश दिया कि 4 हफ्तों के अंदर एक सिटीजन एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाए और सुप्रीम कोर्ट की ग्रीन बेंच से एनवायरमेंटल क्लियरेंस लिए बिना कोई प्रोजेक्ट पूरा न किया जाए। वैसे एक अहम मुद्दा है आज नोएडा अथॉरिटी और बिल्डरों की साठगांठ। इसे खत्म किए बिना इस शहर का भला नहीं हो सकता है और यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश और उनके दखल से होने वाले प्रशासनिक बदलाव से ही संभव है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या नोएडा अथॉरिटी को भंग करके मेट्रोपॉलिटन काउंसिल या म्युनिसिपैलिटी बनाना इतना आसान है? हो क्यों नहीं सकता, लेकिन कुछ कानूनी पेचीदगियां भी तो हैं जिन्हें दूर करना होगा। मसलन कि सबसे पहले यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1976 में अमेंडमेंट करना होगा, जिसके तहत न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि नोएडा को बनाया गया था। वैसे ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं कि नोएडा अथॉरिटी को बनाने में इमरजेंसी के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की पहल रही थी। वैसे क्या यह अपने आप में विरोधाभास नहीं है कि नोएडा अथॉरिटी, जिसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए प्लान्ड डेवलपमेंट,
लैंड एक्विजिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, वही आज शहर की सिविक इश्यूज जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज और सीवेज के लिए भी जिम्मेदार है। सबसे पहले ये जानते हैं कि म्युनिसिपल काउंसिल होता क्या है। संविधान के 74वें संशोधन 1992 के अनुसार 3 प्रकार के अर्बन लोकल बॉडीज का प्रावधान है। नगर पालिका जो ग्रामीण इलाकों का शहरीकरण करे, छोटे शहरों के लिए म्युनिसिपल काउंसिल और बड़े शहरों के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले एरियाज को मेट्रोपॉलिटन एरिया माना जाता है। बात अगर नोएडा की करें तो यहाँ की आबादी 2010 में ही 10 लाख पार कर चुकी है। नोएडा गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है और 2017 में ही गौतम बुद्ध नगर के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बीएन सिंह ने रिकमेंड किया था कि म्युनिसिपल फंक्शंस अथॉरिटीज से लेकर म्युनिसिपल बॉडीज बनाया जाए, लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि यहाँ म्युनिसिपैलिटी की जरूरत ही नहीं है। खैर, ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि नोएडा अथॉरिटी को भंग करके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाने का मुद्दा एक कॉम्प्लेक्स इशू है और इसके लिए सबसे पहले तो पॉलिटिकल विल की जरूरत है। क्या ये पॉलिटिकल विल है भी? 1970 एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के पास अधिकार है कि वो 5 मेंबर को नोएडा अथॉरिटी के बोर्ड में नॉमिनेट करे। ये प्रोविजन नागरिकों के रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था, लेकिन राज्य के किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एजेंसी, चाहे नोएडा अथॉरिटी हो, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो या यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी हो, किसी ने भी हाल के वर्षों में नागरिकों को कोई रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं है। देवदत्त शर्मा जो 2004-5 में नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन और सीईओ रहे हैं, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि नोएडा अथॉरिटी को 1976 में इसलिए बनाया गया था कि दिल्ली से इंडस्ट्रीज को हटाया जाए और शहर को डीकॉन्जेस्ट किया जाए, लेकिन फिर बाद के वर्षों में नोएडा एक रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल हब बनता चला गया। इस समय नोएडा अथॉरिटी की सारी जमीनें लीज पे है, जिससे सालाना या वन टाइम लीज रेंट लिया जाता है ताकि शहर के रखरखाव हो सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक पार्टिसिपेशन का मुद्दा उठाया है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो एक स्टडी भी करवा सकती है कि दुनिया के दूसरे ऐसे शहर किस तरह से बेस्ट प्रैक्टिसेज को फॉलो करते हैं। एक बात तो साफ है कि मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया एक्ट में अमेंडमेंट करना होगा। वैसे कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को बाईपास करने के लिए भी कह रहे हैं कि नोएडा अथॉरिटी बोर्ड एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत सिटीजन्स एडवाइजरी बोर्ड भी बना सकती है। लेकिन इससे क्या होगा? सिटीजन्स पार्टिसिपेशन मिल जाएगा, लेकिन नोएडा अथॉरिटी तो ऑटोनोमस बॉडी की तरह फंक्शन करती रहेगी और ट्रांसपेरेंसी का इशू बना ही रहेगा। असल मुद्दा तो है कि कैसे नोएडा अथॉरिटी की जगह एक ऐसी बॉडी बने जिसमें ना सिर्फ सिटीजन्स पार्टिसिपेशन हो बल्कि साथ ही हो ट्रांसपेरेंसी। एक आम नागरिक, खासकर वो घर खरीदार जो बिल्डर के हाथों परेशान होते हैं, वहां जाकर अपनी शिकायत कर सकें। आखिर बिल्डर उन्हीं लीज की जमीन पे उनके ही अप्रूवल से तो प्रोजेक्ट बना रहा है। वैसे आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा के हर घर खरीदारों की एक मांग ये भी है कि उनके प्रॉपर्टी को लीज्ड प्रॉपर्टी से बदलकर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कर दी जाए, और ऐसा इसलिए नहीं कि कोई 90 साल के बाद फिर से लीज रेंट पे नहीं करना चाहता है। अरे साहब, 90 साल किसने देखा है? असल मुद्दा है लीज प्रॉपर्टी की आड़ में बिल्डरों की मनमानी प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद भी छोड़ते नहीं हैं। अगर किसी तरह अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन बनाकर और कानूनी लड़ाई लड़कर घर खरीदारों ने उन्हें बाहर भी कर दिया तो भी टेक्निकली लीज तो बिल्डर के ही नाम पे रहती है। आप घर खरीदार महज किराएदार की तरह रह जाते हैं। क्या ये सब होगा? ये नोएडा अथॉरिटी के सरकारी बाबुओं के रहते संभव ही नहीं है। कौन नहीं जानता है कि नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी किस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। कौन नहीं जानता है बिल्डरों को इतना शह नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों से ही मिलता है, और ऐसा इसलिए कि उन्हें कोई चुनाव नहीं लड़ना होता है, उनकी पब्लिक के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती है, उन्हें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का कोई इंसेंटिव नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने नब्ज तो खैर सही ही पकड़ी है।
आज जरूरत इस बात की है कि दुनिया के कई और विकसित देशों की तरह नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी म्यूनिसिपैलिटी काउंसिल हो, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन हो, उनका अपना बजट हो और उस बजट का ऑडिट हो। कोई भी आम नागरिक सूचना के अधिकार के तहत जान सके कि कहीं शहर के बजट का बंदरमार तो नहीं हो रहा है। हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए म्युनिसिपल काउंसिल के सदस्यों को जनता का डर हो और तभी बन सकेगा नोएडा एक ग्लोबल सिटी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तमाम संभावनाएं हैं ग्लोबल सिटी बनने के और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के, लेकिन यहाँ की लचर और लाचार शहर की व्यवस्था ही रोक रही है इसे एक ग्लोबल सिटी बनने से। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। हम ऐसी और भी आपके जरूरी मुद्दों पे बात करते रहेंगे। शुक्रिया।